सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ वर्षा चिकारा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स यूनिट 1। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है और फिज़िक्स के स्कोप क्या है। स्कोप मीन्स फिज़िक्स का सिलेबस क्या है। ये चैप्टर बहुत बहुत कम से कम आता है पेपर में, तो हम इसके बेसिक्स क्लियर करने के लिए ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये वर्ड क्या लिखा है। तो ये वर्ड हमें 15th सेंचुरी में मिला था। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा 15th सेंचुरी का एक टेक्स्ट है। और ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, सबको दिखाई दे रहा है, सबको पता है कि ग्रीक लैंग्वेज का एक टेक्स्ट है। ठीक है, तो इस वर्ड का मीन्स है नेचर और इस टेक्स्ट से ड्राइव होकर हमारा आया है फिज़िक्स। नेचर से और इस टेक्स्ट से हमारा फिज़िक्स ड्राइव होके आया हुआ है। तो अब हम बात करेंगे फ़िज़िक्स के बारे में कि फ़िज़िक्स एक्चुअली में फ़िज़िक्स होता क्या है। हमारे आसपास की चीज़ों जैसे देखो, ये दिन रात का होना, तारों का ठंडा होना, टीवी में पिक्चर आ रही है, फ़ोटो दिख रही है हमें, वो किस वजह से दिख रही है, फ़िज़िक्स की वजह से दिख रही है। तो फिज़िक्स एक्चुअल में होता है क्या है कि ना, हमारे आसपास की दुनिया को एक्सप्लेन करने वाला फ़िज़िक्स होता है। क्या होता है? फ़िज़िक्स होता है। दोबारा से बोलती हूँ मैं कि हमारी जो आसपास की दुनिया है उसको एक्सप्लेन करने वाला फ़िज़िक्स होता है। दैट इज़ कॉल्ड फ़िज़िक्स। हाँ, हम इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि लॉज दैट explain the physical world that is called फिज़िक्स। क्या होता है कि हमारे आसपास की दुनिया है जो, उसको एक्सप्लेन करने वाले क्या होता है? फिज़िक्स एंड बेसिक लॉज ऑफ नेचर। फिज़िक्स का एक नेचर होता है, लॉज ऑफ नेचर। यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है कि लॉज दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड दैट इज़ कॉल्ड फिज़िक्स एंड बेसिक लॉज ऑफ नेचर। कि हमारी जो आसपास की दुनिया है उसको एक्सप्लेन करने वाला फिज़िक्स होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको पता चल गया। अब हमारे फिज़िक्स के बेसिक प्रिंसिपल हैं, हम बेसिक प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं बेसिक प्रिंसिपल। कौन कौन से? यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज़म्स। यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज़म। तो पहले पढ़ेंगे हम यूनिफिकेशन के बारे में कि ये एक्चुअल में यूनिफिकेशन होता क्या है। यूनिफिकेशन होता है कि हम बहुत सारे फिनोमिनाज को इकट्ठा करके क्या होता है यूनिफिकेशन, कि हम बहुत सारे फिनोमिनाज को इकट्ठा करके सेपरेट करके उन्हें यूनिफिकेशन करके उनका एक लॉज से उनको एक्सप्लेन करें। मैंने क्या बोला कि हम बहुत सारे फिनोमिनाज को सेपरेट करके और एक लॉज को डिफ़ाइन करें, एक लॉज से डिफ़ाइन करें उन सब चीज़ों को। जैसे देखो एग्जांपल लेके चलते हैं। एप्पल फॉलिंग, एप्पल का गिरना। मून रिवॉल्व, ठीक है, मून का रिवॉल्व करना। पेंडुलम स्विंग, पेंडुलम का स्विंग करना।
ये सब चीज़ें क्या है, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन बन गया ना। इन सारे फिनोमिनाज को इकट्ठा करके हम इन सब चीज़ों को यूनिफाई कर सकते हैं एक लॉ से। उस लॉ को जैसे इन तीनों को हमने यूनिफाई किया, किससे यूनिफाई करेंगे, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, यहाँ तक सबको समझ आ गया, क्लियर। आगे चलते हैं। जैसा कि अब मैं बोलूँ कि हमें हीट को हीट में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ऑब्वियसली सबको पता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर भी बहुत सारी फिनोमिनाज आती हैं, मतलब बहुत सारे लॉज को इकट्ठा करके एक लॉज बनाया जाता है। जैसे कि देखो क्या है, लेंस लॉज, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी, थर्ड है किरचॉफ्स सेकंड लॉ, ओके। और फोर्थ है इलेक्ट्रिसिटी, और हम लास्ट ले सकते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल इन फ्लूइड। इन सभी को किस चीज़ से यूनिफाई करेंगे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या किया हमने इसके अंदर कि हमने ये बहुत सारे लॉज इकट्ठे किए, यूनिफाई किए, फिनोमिनाज यूनिफाई करने के बाद फिर हमने क्या किया, इनको सेपरेट करके एक लॉ से डिफाइन कर दिया। जैसे कि देखो स्टीफन हॉकिंस ने एक बुक्स बना रखी है, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। उन्होंने क्या बोला कि द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कि ना, उन्होंने बोला था कि फिनोमिनाज को हम बहुत सारे फिनोमिनाज को इकट्ठा करके उनको यूनिफाई कर सकते हैं एक लॉ से। उन्होंने उस लॉ को भी ढूंढ लिया था, शायद वो लॉ था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या था, उन्होंने क्या बोला कि द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ओके। उन्होंने ये बोला था द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। स्टीफन हॉकिंस ने ये बताया था कि फिनोमिनाज को हम इकट्ठा करके एक लॉ से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने इस लॉ पे भी खोज की थी, शायद वो उन्होंने लॉज बताया था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था शायद उन्होंने, सेकंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। इज़न्ट इट? यहाँ तक सबको समझ आ गया है, ओके। कीप इट अप बच्चों। जैसे अब हम लेते हैं मैक्सवेल के अंदर देखते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्या क्या अंदर आता है, क्या क्या इसके अंदर आता है मैक्सवेल के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म, ओके। और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब किसके अंदर आती हैं? मैक्सवेल के अंदर। क्या क्या आते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये सब किसने दिया? मैक्सवेल ने। ये सब, इन सब को किसने डिफाइन किया था? मैक्सवेल ने। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब हम पढ़ने वाले हैं रिडक्शनिज़म्स के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, रिडक्शनिज़म के बारे में। रिडक्शनिज़म होता क्या है? सबसे पहले हम इसको क्लियर करेंगे कि हमारे पास सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व कैसे करें। कि देखो, हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, मैंने अभी बोला कि हमारे पास कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम उसको कैसे सॉल्व करें। छोटे छोटे पार्टिकल्स कर लें, मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके उनको सॉल्व करें। ठीक है, दैट इज़ रिडक्शनिज़म। मैं कुछ एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ से एक बुलेट चलाई और यहाँ पे एक ब्लॉक है, वो ब्लॉक को पार करके इधर चलेगी। यहाँ पे था एक पेंडुलम, ये पेंडुलम है, स्विंग करता है ना पेंडुलम, ये पेंडुलम है। ठीक है, ये इससे टकराई तो ये पेंडुलम यहाँ आ जाता है। ओके, क्या किया, यहाँ से एक बुलेट चली, ओके, यहाँ से एक बुलेट चली, इस ब्लॉक से पार करके चली गई, पेंडुलम से टकराई, ऊपर की वो पेंडुलम ऊपर की तरफ खिसक गया। कि यहाँ से एक मोमेंटम गया, तो यहाँ पर ब्लॉक में जाने के बाद वो मोमेंटम ख़त्म हो गया, फोर्स जनरेट हुई, कॉलिजन हुआ। कौन सा कॉलिजन हुआ? इनइलास्टिक कॉलिजन हुआ। फिर आगे जाके जब वो पेंडुलम से टकराई, दूसरा मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ, कॉलिजन भी ट्रांसफ़र हुआ। फिर ऐसे कि वापस कॉलिजन ट्रांसफ़र हुआ। तो ऐसा करें, ऐसा करने के बाद कि क्या हुआ, पहले ये पोटेंशियल एनर्जी गई, फिर ये काइनेटिक एनर्जी हुई, फिर पोटेंशियल काइनेटिक पोटेंशियल। ठीक है, समझ आया? तो हम बोल सकते हैं, हम रिडक्शनिज़म की डेफिनेशन बोल सकते हैं कि रिडक्शनिज़म इज़ ब्रेकिंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन अ स्मॉल पार्ट देन सॉल्विंग दोज इन अ स्मॉल पार्ट। क्या लिख सकते हैं हम इसको? रिडक्शनिज़म इज़ breaking a very complex problem in a small part then solving those in a small part। मैंने क्या बोला कि रिडक्शनिज़म इज़ अ ब्रेकिंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन अ स्मॉल पार्ट्स देन सॉल्विंग दोज इन अ स्मॉल पार्ट। कि हमने क्या किया, रिडक्शनिज़म, हमारे पास कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और फिर उसको सॉल्व किया छोटे छोटे से। ठीक है, एक तो सीधा करें, एक छोटा छोटा करके सॉल्व करें। ठीक है, ये क्या होगा? रिडक्शनिज़म। अब हम बात करें कि व्हाट इज़ फिज़िक्स स्कोप। फिज़िक्स के स्कोप के बारे में बात करेंगे हम कि फ़िज़िक्स का स्कोप क्या है। फिज़िक्स स्कोप, स्कोप ऑफ फिज़िक्स। तो फिज़िक्स ऑफ स्कोप फर्दर 2 टाइप्स में बटा हुआ है। एक तो है मैक्रोस्कोपिक
मैक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा। कि मैक्रोस्कोपिक मीन्स जहाँ बड़ी बड़ी चीज़ों की स्टडी हो रही हो, और माइक्रोस्कोपिक जहाँ छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ाया जाए, स्टडी हो रही हो छोटी छोटी चीज़ों की। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक को हम क्लासिकल भी बोल सकते हैं और माइक्रोस्कोपिक को हम क्वांटम भी बोल सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गया? जेंटेड? ओके। फिर हमारे मैक्रोस्कोपिक के फर्दर 4 टाइप्स हो जाते हैं। फर्स्ट है मैकेनिक्स, ठीक है। सेकंड है थर्मोडायनेमिक्स, ओके। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड है। थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फोर्थ है ऑप्टिक्स। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला कि हमारे फिजिक्स स्कोप है जो फर्दर 2 टाइप्स में बैठा हुआ है। फर्स्ट है मैक्रोस्कोपिक, सेकंड है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक को हम क्लासिकल भी बोल सकते हैं और माइक्रोस्कोपिक को हम क्वांटम भी बोल सकते हैं। मैंने मैक्रोस्कोपिक की मीनिंग्स क्या बताई कि जहाँ बड़ी बड़ी चीज़ों की स्टडी हो रही हो, और माइक्रोस्कोप जहाँ छोटी छोटी चीज़ों की स्टडी हो रही हो। अब हम यहाँ पे क्या हुआ है, मैक्रोस्कोपिक के फर्दर 4 टाइप्स हो चुके हैं। मीन्स ये फर्दर 4 टाइप्स में बैठा हुआ है। कौन कौन से? मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म्स एंड ऑप्टिक्स। ठीक है, अब क्या हुआ है कि जो क्वांटम्स हैं, क्वांटम को हम बोलते हैं मॉडर्न फिज़िक्स। क्वांटम को बोलते हैं हम, क्वांटम और माइक्रोस्कोप को बोलते हैं हम मॉडर्न फिज़िक्स। ओके, इसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिज़िक्स। अब मैकेनिक्स के अंदर क्या आते हैं वो देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या आते हैं वो देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर क्या है, ऑप्टिक्स के अंदर क्या है, और मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर क्या है। चलो, मैकेनिक्स के अंदर क्या आते हैं देखो। फर्स्ट है कार मोशन, हमारी कार जो मोशन करती हैं। ओके। सेकंड फ्रिक्शन, कोई हमारी फ्रिक्शन फोर्स लग रही है वो। ओके। रॉकेट प्रपोर्शन, मीन्स रॉकेट कैसे उड़ रहा है। फोर्थ, बेंडिंग ऑफ रोड, मीन्स हमारी जो रोड होती है वो कैसे मुड़ सकती है, या फिर स्ट्रिंग वायर को हम कैसे खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है। अगला है व्हील रोटेशन, कि जो हमारी व्हील चेयर है वो रोटेट कैसे करती है, व्हील रोटेट कैसे करती है। अगला है हमारा साउंड वेव। ठीक है। फ्लोटेशंस, मैकेनिक्स के अंदर क्या आते हैं। कार मोशन, हमारी कार मोशन कर रही है। फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन फोर्स। रॉकेट प्रपर्शन, रॉकेट कैसे उड़ रहा है। बेंडिंग ऑफ रोड, हमारी रोड कैसे मुड़ तुड़ सकती है। व्हील रोटेशंस, कि हमारी जो व्हील है वो कैसे रोटेट करती है। साउंड वेव और फ्लोटेशंस। ठीक है। और भी आ सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स और मोशन ऑफ सैटेलाइट। मैं आपको एक चीज़ तो बताना भूल ही गई कि मैकेनिक्स को हम 11th में पढ़ते हैं
थर्मोडायनेमिक्स को भी हम 11th में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म्स को हम 12th में पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स को भी हम 12th में पढ़ते हैं, एंड मॉडर्न फिज़िक्स को भी हम 12th में पढ़ते हैं। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब बात आती है थर्मोडायनेमिक्स की। क्या आती है, थर्मोडायनेमिक्स की बात आती है। मिक्स तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या क्या होते हैं? इसके अंदर आता है लॉज, बहुत सारे लॉज आते हैं, हीट आती है। अभी मैंने क्या बताया कि लॉज आता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, हीट आता है, टेम्परेचर आता है, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, ओके। आगे है स्पॉन्टेनियस, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये सब आते हैं। ओके, अगला हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर क्या क्या आते हैं? इसके अंदर आता है चार्ज, फील्ड, करंट, मैग्नेट्स, लाइट वेव, ओके, एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये तो मैं भूल ही गई थी। क्या क्या आता है? चार्ज आता है, फील्ड आता है, करंट आता है, मैग्नेट्स आता है, लाइट वेव, इलेक्ट्रिक करंट। अब बच गया हमारा ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ऑप्टिक्स, इसके अंदर क्या क्या आते हैं? हमारे ऑप्टिक्स के अंदर आते हैं जैसे कि लाइट कैसे आ रही है, जा रही है, वेव मीन्स लहरें, पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल, ठीक है, मिरर को कैसे देखते हैं, कैसे उस पर कोई भी रेज पास कर सकते हैं, लेंसेज, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, टेलीस्कोप का बनना, टेलीस्कोप कैसे बनते हैं, एंड रेनबो कैसे बनते हैं। ओके, अब हमारे रहती है मॉडर्न फिज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर क्या क्या आता है? मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है एटम्स, व्हाट इज़ एटम्स, एटम्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, प्रोटॉन्स क्या हैं, ओके, इनका नेचर, इन तीनों का नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और क्या क्या आता है इसके अंदर? इसके अंदर आता है एक्स रेज, और क्या कहता है, सेमी कंडक्टर्स, ओके। और एक हो जाता है इसके अंदर न्यूक्लियस। तो यहाँ तक सबको बच्चों आपको क्लियर, मैं होप करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है कि फ़िज़िक्स क्या है। ये 15वीं सेंचुरी का टेक्स्ट था, ग्रीक लैंग्वेज से, ठीक है, और फिज़िक्स क्या था, बेसिक प्रिंसिपल क्या थे, कौन कौन से थे, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज़म्स, ओके। फिर रिडक्शनिज़म्स की एक्सप्लेनेशन की थी मैंने, फिर फिज़िक्स स्कोप के बारे में बताया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।